हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज अपन पढ़ेंगे डीआरटी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है वैसे तो ये, लेकिन कई बार डीआरटी सेकंड ईयर में भी पूछा जा सकता है ना। टोमोग्राफी पूछ लें, फिर अपने सीटी भी पूछ लेते हैं साथ में, है ना। टोमोग्राफी क्या है और कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में बताओ, तो ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। अदरवाइज़ फर्स्ट ईयर में भी पूछा जा सकता है ना कि टोमोग्राफी क्या होती है। तो अपन डिटेल में इसकी स्टडी करने वाले हैं। ध्यान से आप वीडियो देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। परिचय, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा है। बॉडी सेक्शन रेडियोग्राफी को ही टोमोग्राफी कहा जाता है। मतलब रेडियोग्राफी जो जनरल आप रेडियोग्राफी करते हैं, एक्सरे करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को आपने खड़ा कर दिया और उसके बाद में उसके ऊपर एक्सरे डाली, ठीक है, और उससे अपने को एक इमेज मिल गई। यहाँ पे नॉर्मली तो ऐसा होता है, ठीक है, ये एनाटॉमी की इमेज अपने को मिल गई। लेकिन टोमोग्राफी के अंदर क्या होता है, देखो इसको वापस कट करके मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे ये सर्कल ले लेते हैं, ये किसी इंसान की बॉडी है, ठीक है, पूरी ऐसे ऊपर से ऐसे बॉडी है। अब इसका एक छोटी सी स्लाइस कट करेंगे यहाँ से। मतलब पेशेंट ऐसे था ना, ये ऐसा पेशेंट है, तो इसका इतना वाला पार्ट जो है, इसकी अपने को अगर स्टडी करनी है ना, स्लाइस की स्टडी करनी है, बॉडी सेक्शन की अगर स्टडी करनी है, तो उसको बोलते हैं टोमोग्राफी। वो कहीं से भी हो सकता है, वो यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी कट कर सकता है ना। तो फिर इतने वाले पार्ट की, ये जो इतना वाला पार्ट है, इसकी इमेजिंग करी जाएगी वापस, ठीक है, और इसके बड़े स्क्रीन के ऊपर शो किया जाएगा इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टोमोग्राफी। बॉडी सेक्शन की जो रेडियोग्राफी होती है, एक छोटा सा सेक्शन लेके, उसको बोलते हैं टोमोग्राफी। इस टेक्निक में 2D इमेजेस बनती हैं, ठीक है। जो MRI होती है, CT होती है, इन सब के अंदर भी 2D इमेज बनती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर आजकल ऐसे आते हैं कि उससे 3D इमेज भी बना सकते हैं आप 2D इमेज से, है ना, मल्टीपल प्रोजेक्शन लेके। तो इस टेक्निक के अंदर 2D इमेजेस बनती हैं, जिसमें बॉडी के विभिन्न स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है भाई। देखो, आप नॉर्मल एनाटॉमी के अंदर अगर आप ले रहे हो कहीं भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप रेडिएशन डाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, जो बीच में जो स्ट्रक्चर आ जाएंगे उनकी इमेज भी तो सुपर इम्पोज हो जाएगी ना। तभी तो जैसे अपन चेस्ट की एक्सरे करते हैं, तो चेस्ट एक्सरे में हार्ट भी दिखता है, उसके ऊपर लंग्स भी सुपर इम्पोज हो जाते हैं, उसके ऊपर स्टर्नम भी आ जाती है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो उसी हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि उसके ऊपर क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। टोमोग्राफी एग्जामिनेशन के दौरान ऑर्गन की एक स्पेसिफिक लेयर को बाकी लेयर से अलग किया जाता है। तो टोमोग्राफी के अंदर क्या करते हैं, देखो ये जैसे बॉडी है और उसमें बहुत सारी लेयर ऐसे बनी हुई थी, ठीक है, ऐसे बनी हुई थी। तो इसमें क्या होगा कि मान के चलो आपको ये नीचे वाली इमेज लेनी है, ठीक है, और आपको एक्सरे इस डायरेक्शन में देनी है, ऊपर से नीचे। तो नॉर्मली तो क्या होगा, ये बहुत सारी लेयर इसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है, आ रही ना बीच में रेडियोग्राफी करते टाइम। लेकिन टोमोग्राफी के अंदर आपको ये स्पेसिफिक लेयर नीचे वाली ही देखनी है, तो ऊपर वाली जितनी भी लेयर थी, ये सारी की सारी इनको हटा दिया जाएगा, है ना। और ये किसी मेथड द्वारा किया जाएगा, जैसे एक्सरे ट्यूब में रोटेशन वगैरह करवाते हैं, वो डायग्राम अपन आगे देखें किस हिसाब से होता है, ये टोमोग्राफी कैसे करी जाती है। लेकिन फ़िलहाल आपको ये जानना ज़रूरी है कि मतलब एक स्पेसिफिक लेयर जो है उसी को अपन पकड़ेंगे इमेजिंग करने के लिए, और बाकी लेयर को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। ये यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। देखो, एक स्पेसिफिक लेयर को बाकी लेयर से अलग कर दिया जाता है, जिससे उस ऑर्गन के डीप इंटरनल स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर प्लेन में क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है। इसने बोला है कि वो जो ऑर्गन आपने सेलेक्ट करके रखा है, जिसकी आप इमेजिंग कर रहे हो, ठीक है, उस ऑर्गन के डीप इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पर्टिकुलर प्लेन में दिखाई देंगे। पर्टिकुलर प्लेन की बात ये कर रहा है, जैसे आपको एक पता होगा, ये जो होता है वो MSP होता है, मिड सैजिटल प्लेन होता है, ये ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ठीक है। और जो ऐसे कट करता है वो होता है आपका कौन सा, कोरोनल प्लेन होता है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। तो किसी भी एक प्लेन में आपको क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर वो क्लियरली है वो शो हो जाएंगे। ये यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोमोग्राफी के अंदर ऐसा होता है। अब डेफिनेशन, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे वो आपको याद रखने ज़रूरी होते हैं भाई, कौन कौन से टर्म में क्या क्या है। तो इसमें देखो डेफिनेशन इसने लिखा है और फिर नीचे टोमोग्राम लिखा है। टोमोग्राम क्या होता है, देखो टोमोग्राम, देखो जो रेडियोग्राफ किसी टोमोग्राफी यूनिट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसके टोमोग्राम कहते हैं। मतलब टोमोग्राफी जो मशीन है, यूनिट है, वो जो कोई भी रेडियोग्राफ बनाएगी उसको बोलेंगे टोमोग्राम, ठीक है। तो रेडियोग्राफी या टोमोग्राफी यूनिट है वो बना रही है रेडियोग्राफ, उसको बोलते हैं टोमोग्राफ। फिर आता है सेकंड फलक्रम।
फलक्रम जो होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। देखो पाइवोट पॉइंट लिखा था ना, पाइवोट पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है। देखो ये जैसे ये एक आपका, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ अभी नीचे, बट उससे पहले मैं समझा देता हूँ। तो देखो ये जो है ये चीज़ यहाँ से यहाँ रोटेशन करेगी, ठीक है, और नीचे से यहाँ ऐसे रोटेशन करेगी। अगर ये इस डायरेक्शन ऊपर से जाएगी तो नीचे इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है ये इसका फिक्स रहेगा, इसके राउंड दोनों चीज़ें मूवमेंट करती रहेंगी, है ना, ऊपर नीचे। तो इसको बोलते हैं फलक्रम। ये वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया बीच में, इसको फलक्रम पॉइंट बोला जाता है। एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर के बीच का एक पाइवोट पॉइंट होता है। पाइवोट मतलब जो स्टेबल रहता है, स्टेशनरी रहता है, वो पॉइंट होता है, ठीक है। तो फलक्रम आप समझ गए। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पहले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर गई, और ये इमेज रिसेप्टर है, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये देखो ये बीच वाला जो पॉइंट है जो रुका हुआ है ना, मूवमेंट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं फलक्रम या फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट, ऑब्जेक्टिव प्लेन, पाइवोट पॉइंट भी हो सकते हैं। और ये जो होता है एक्सरे ट्यूब वाला एंगल वो होता है टोमोग्राफिक एंगल, ठीक है। या देख सकते हैं यहाँ पे इस हिसाब से। तो यहाँ पे ये फिल्म का मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, और ट्यूब मूवमेंट कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फलक्रम मतलब एक पाइवोट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो कि हिलेगा डुलेगा नहीं, मूवमेंट नहीं करेगा, है ना। उसके चारों तरफ एक्सरे ट्यूब और फिल्म जो है वो मूवमेंट करेंगे, रोटेट करेंगे, हो सकता है, ठीक है, जो भी मोशन होगा वो करेंगे। फिर आता है फलक्रम लेवल। टेबल से फलक्रम तक की दूरी को फलक्रम लेवल कहा जाता है। इसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो मैंने आपको बीच में जो पॉइंट दिखाया था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट दिखाया था बीच में, इसकी बात कर रहा है। और नीचे यहाँ पे क्या होगी, टेबल होगी, ठीक है, एक्सरे टेबल यहाँ पे होगी, यहाँ पे ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली फलक्रम से लेकर टेबल वाली, इसको बोलते हैं फलक्रम लेवल। समझ में आ गया। तो फलक्रम लेवल आपको याद रखना है ना, एडजस्ट किया जा सकता है, ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। फिर आता है फोकल प्लेन या फिर ऑब्जेक्टिव प्लेन, है ना। फोकल प्लेन क्या होगा, वह स्पेसिफिक प्लेन जहाँ पर ऑब्जेक्ट या ऑर्गन को फोकस किया जाता है। कौन सा प्लेन, जो अपन ने रखा था, है ना, जहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, और ये जो पॉइंट है फिर अपना इस हिसाब से दोनों डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं फोकल प्लेन। फिर आता टोमोग्राफिक एंगल। क्या होता है टोमोग्राफिक एंगल, देखो टेबल मूवमेंट के दौरान एक्सरे ट्यूब का जो एंगल होता है उसे टोमोग्राफिक एंगल कहा जाता है। यह एंगल एक्सपोजर एंगल से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जो टोमोग्राफिक एंगल होता है वो ट्यूब मूवमेंट के दौरान एक्सरे ट्यूब का एंगल होता है। दिखाते हैं डायग्राम में, देखो ये जो एक्सरे ट्यूब थी, ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ मूव किया तो इसने इतना कोण बनाया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं टोमोग्राफिक एंगल। और ये टोमोग्राफिक एंगल होता है, ये एक्सपोजर एंगल से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में एक्सपोजर एंगल आता है। ट्यूब मूवमेंट के दौरान एक्सरे बीम का जो एंगल होता है उसे एक्सपोजर एंगल कहा जाता है। ये टोमोग्राफिक एंगल से छोटा होता है। तो एक्सपोजर एंगल क्या होता है, जब ट्यूब मूव करेगी, जैसे इस डायरेक्शन ट्यूब मूव कर रही थी ना, है ना, इस डायरेक्शन ट्यूब मूव कर रही थी अपनी, तो उसके दौरान जो एक्सरे बीम निकलेंगी, वो जो एंगल बनाएंगे एक्सरे बीम, उसको बोलते हैं एक्सपोजर एंगल, ठीक है। और ये टोमोग्राफिक एंगल से छोटा होता है, ओके। अब आता है टोमोग्राफी का प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है टोमोग्राफी का, उसके बारे में बात करते हैं। तो टोमोग्राफिक इमेज एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर के बीच रिलेटिव मोमेंट द्वारा बनती है। मतलब जब एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर में आपस में रिलेटिव मोमेंट का मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर एक्सरे ट्यूब थी वो यहाँ चले गई, और यहाँ पर एक्सरे फिल्म आई बाद में, पहले यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये x1 कंडीशन है, तो ये x1 कंडीशन होगी इसकी, डिटेक्टर की या फिर फिल्म की। और जब ये यहाँ से यहाँ जाके x2 हो जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाके x2 फिल्म की मूवमेंट हो जाएगी। तो मतलब ये दोनों आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। तो ट्यूब ने यहाँ से यहाँ मूवमेंट करी और फिल्म ने यहाँ से यहाँ मूवमेंट करी। तो इस हिसाब से क्या होगा, इसके मूवमेंट से क्या बनेगी, टोमोग्राफिक इमेज बनेगी, ठीक है। ये इमेज है वो टोमोग्राम जो है वो इस हिसाब से बनता है जब ये चीज़ें मूव करेंगे आपस में। एक्सरे ट्यूब इमेज रिसेप्टर से कनेक्टिंग रोड के माध्यम से जुड़ा होता है। तो जो एक्सरे ट्यूब होती है ऊपर वाली, वो कनेक्टिंग रोड के माध्यम से इससे नीचे जुड़ी होती है। ये जो आपका इमेज रिसेप्टर होता है इससे जुड़ी होती है ना, इसलिए तो मूवमेंट करेगी भाई। ये चीज़ है, ये मूवमेंट करेगी तभी तो साथ में ये इधर जाएगी, जब ये इधर आएगी तो, इसलिए चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं।
प्रोसीजर के दौरान पेशेंट स्टेशनरी रहता है, मतलब पेशेंट मूवमेंट नहीं करेगा, एक जगह पे रखेंगे उसको, है ना, जो फलक्रम लेवल था वहाँ पे रखेंगे उसको, है ना, फलक्रम पॉइंट के ऊपर, पाइवट पॉइंट के ऊपर वहाँ रखा जाएगा, जबकि एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर समान स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर जो है आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब अगर वो लेफ़्ट जा रहा है तो एक्सरे ट्यूब राइट जाएगी, इस हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर का मूवमेंट है वो समान स्पीड से होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोकल प्लेन में जो स्पेसिफिक लेयर ऑफ ऑर्गन या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्लियरली देखा जा सकता है, यानी अपन जो ऑब्जेक्ट है अपना वो कहाँ पे रखेंगे, फोकल प्लेन में रखेंगे, वहाँ पे उसकी आसानी से इमेजिंग करी जा सकती है, वो ब्लर नहीं होगा, वो क्लियरली शो होगा अपने को इमेज के अंदर। लेकिन उसके ऊपर और नीचे वाली जो लेयर होती हैं, है ना, जो जिसको अंडरलाइन ओवरलाइन बोलते हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, धुंधली हो जाती हैं, ब्लर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रखी है जो कि फोकल प्लेन के अंदर है, वो वाली स्ट्रक्चर जो अपने को है वो क्लियर शो हो जाएगी, ये वाले। लेकिन इसके नीचे वाली जो हैं, जो इसके फोकल प्लेन में नहीं है, नीचे ऊपर वाली, वो शो नहीं होंगे, वो ब्लर कर देगा वो। तो ये टोमोग्राफी का काम हो जाता है। ठीक है, तो अपना जो मेन पॉइंट है, फलक्रम पॉइंट है, फलक्रम लेवल है, यहाँ वाली इमेज अपने को क्लियरली सीन होंगे, शो होंगे। टोमोग्राफी मूवमेंट के टाइप, अब कितने टाइप के टोमोग्राफिक मूवमेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो टोमोग्राफी के मूवमेंट क्या हो गए, ये जो एक्सरे मशीन थी और ये जो आपका इमेज रिसेप्टर था नीचे, उनकी मूवमेंट की बात कर रहा है ना, वो किस हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन टाइप होता है ना, जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है, वो तो लीनियर, सीधा, जो डायग्राम अपन देखा था वो लीनियर होता है, वो सीधा मूवमेंट करता है, मतलब एक्सरे ट्यूब इस डायरेक्शन में तो फिल्म इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये सीधा लीनियर है। फिर आता है सर्कुलर, वर्ताकार भी मूवमेंट कर सकती हैं चीज़ें। फिर दीर्घवर्ताकार, एलिप्टिकल मूवमेंट कर सकती हैं। फिर स्पाइरल, सर्पिलाकार मूवमेंट कर सकती हैं। और हाइपोक्लोइडल मूवमेंट भी कर सकती हैं, हाइपोसाइक्लोइडल, देखो ये लिखा, ठीक है, हाइपोसाइक्लोइडल मूवमेंट भी कर सकती हैं। तो 4-5 टाइप से ये टोमोग्राफिक मूवमेंट होते हैं। तो अपने को बेसिक जो लिखना होता है वो होता है लीनियर टोमोग्राफी के बारे में। तो लीनियर टोमोग्राफी क्या होती है, लीनियर मूवमेंट होता है इसके अंदर। ये सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टोमोग्राफी है, सबसे सिंपल होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है इसका। इसमें एक्सरे ट्यूब, इमेज रिसेप्टर और कनेक्टिंग रोड एक सीधी लाइन में जुड़े होते हैं, तीनों चीज़ें। यानी ये जो होगी आपकी एक्सरे में ट्यूब होगी, है ना, ये बीच में रोड आ गई जोड़ने वाली, और ये आपका इमेज रिसेप्टर हो गया, तो ये सीधी लाइन में होगी, बिल्कुल सीधे ना, ये इस हिसाब से। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल सीधे जुड़े हुए हैं। और जैसे अगर साइक्लिक होगा, सर्कुलर होगा, तो किसी भी ऐसे जुड़ा हो सकता है ना, साइकिल मूवमेंट कर सकता है वो। तो इस हिसाब से ये जुड़े होते हैं किसके अंदर, लीनियर के अंदर, जो सिंपल होता है उसके अंदर। ट्यूब और इमेज रिसेप्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करते हैं। तो जो आपकी एक्सरे ट्यूब होती है, जो इमेज रिसेप्टर होता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और सेम स्पीड से मूवमेंट करते रहते हैं। मतलब जितनी डायरेक्शन में जिस स्पीड से वो जाएगा एक्सरे ट्यूब, उतनी स्पीड से फिल्म जाएगी आपकी। मूवमेंट का एंगल यानी टोमोग्राफिक एंगल है वो सिलेक्टेड प्लेन की स्लाइस थिकनेस तय करता है। भाई कितना एक्सरे ट्यूब और आपका जो फिल्म है उसने मूवमेंट किया है ना, उसको टोमोग्राफिक एंगल बोलते हैं एक्सरे ट्यूब के मूवमेंट को, कि एक्सरे ट्यूब ने कितना मूवमेंट किया है। तो वो क्या करेगा, वो सिलेक्टेड प्लेन की स्लाइस थिकनेस तय करेगा। भाई कितना टोमोग्राफिक एंगल है उसी के ऊपर स्लाइस की थिकनेस डिटरमाइन करी जाएगी, है ना। टोमोग्राफिक एंगल अगर ज़्यादा है तो स्लाइस की थिकनेस कम हो जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट रिलेक्शन होता है कि भाई जो एंगल है, ये जो आपको एंगल मैंने बताया था एक्सरे ट्यूब का, ये वाला, है ना, ये अगर ज़्यादा है तो स्लाइस की थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये कम है तो स्लाइस की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, ऑपोजिट है इसमें। एंगल बड़ा होगा तो स्लाइस पतली बनेगी, मतलब पतली पतली स्लाइस आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, है ना। टोमोग्राफी का यही तो सिद्धांत है कि अपने को जितनी पतली स्लाइस हो सके उतनी लेनी है। एंगल छोटा या नैरो होगा तो स्लाइस मोटी बनेगी, है ना, ऑपोजिट हो गया ना। एंगल अगर छोटा है तो स्लाइस मोटी होगी और एंगल अगर बड़ा है तो स्लाइस पतली बनेगी। फोकल प्लेन में जो ऑब्जेक्ट ऑर्गन की लेयर होती है वो क्लियरली इमेज में दिखती है, लेकिन उसके ऊपर और नीचे की लेयर है वो ब्लर हो जाती हैं। तो फोकल प्लेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट या ऑर्गन की लेयर होती है वो तो अपने को क्लियरली इमेज में दिखेगी, लेकिन ऊपर नीचे वाली जो है वो ब्लर हो जाते हैं। यदि टोमोग्राफिक एंगल जैसे एग्जांपल दिया 10 डिग्री है ना, छोटा सा एंगल है, तो स्लाइस थिकनेस लगभग 7 mm होगी, है ना। कितनी मोटी स्लाइस होगी, 7 mm। लेकिन टोमोग्राफिक एंगल यदि 45 डिग्री है तो स्लाइस थिकनेस लगभग 1 mm हो जाएगी, मतलब इतनी पतली स्लाइस बनेगी फिर उससे। तो टोमोग्राफिक एंगल अगर 10 डिग्री है तो स्लाइस थिकनेस कितनी होगी, 7 mm। और टोमोग्राफिक एंगल अगर 45 डिग्री है तो कितना होगा, लगभग 1 mm, है ना। तो ये बड़ा छोटा का आपको
इसने बता दिया रिलेशन कि कैसे हो गए। ऑब्जेक्ट या ऑर्गन का फल्क्रम लेवल डिटरमाइन करने के लिए पहले उसकी प्लेन रेडियोग्राफ लेते हैं एपी या लेटरल पोजीशन में, फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट और डिस्टेंस को रेडियोग्राफ की मदद से सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर अपने को फल्क्रम लेवल डिसाइड करना है कि कितना फल्क्रम लेवल होना चाहिए ना, डिस्टेंस, फल्क्रम लेवल का मतलब क्या था कि जो फल्क्रम पॉइंट होता है ना, उससे कितनी अपनी डिस्टेंस है, एक्सरे ट्यूब की डिस्टेंस कितनी है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन, सबसे पहले प्लेन रेडियोग्राफ लेंगे एपी या फिर लेटरल पोजीशन के अंदर, और उसके बाद में एरिया वाला जो है इंटरेस्ट है उसकी डिस्टेंस अपन रेडियोग्राफ की मदद से सेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक एरिया का मेज़रमेंट करने के बाद में उसे फल्क्रम लेवल पर सेट किया जाएगा, है ना। मतलब अपने एरिया का मेज़रमेंट कर लिया कि भी इतना एरिया अपने को स्टडी करना है, उसके बाद में अपने को क्या करना है, फल्क्रम लेवल पर उसको सेट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोजर देने के बाद में फोकल प्लेन वाली लेयर क्लियर इमेज में दिखाई देती है, और जैसे ही अपन एक्सपोजर लेंगे उसके बाद में जो फोकल प्लेन वाली लेयर होती है वो इमेज में एकदम क्लियर दिखाई देती है। फोकल प्लेन वाली तो क्लियर दिखेगी। फिर नोट लिखा है नीचे, लीनियर मोमेंट जो होती है वो लंग्स, किडनी और सामान्य बॉडी स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन के लिए पर्याप्त होती है, एडेक्वेट होती है। तो लीनियर मोमेंट किसके लिए सही होती है, अगर किडनी, लंग्स, सामान्य बॉडी स्ट्रक्चर जो नॉर्मल होते हैं उनका अगर एग्जामिनेशन करना है देन ये फिर ठीक रहती है, एडेक्वेट रहती है। मल्टी डायरेक्शनल ट्यूब मूवमेंट, अब मल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, देखो बहुत दिशात्मक में, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले टाइप ऑफ मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट देखते हैं। तो उसमें आता है सर्कुलर मूवमेंट, सिंपल ही होता है सर्कुलर भी, लंबर स्पाइन की स्टडी में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो सर्कुलर मूवमेंट क्या होता है, सिंपल होता है और लंबर स्पाइन की स्टडी में यूज़फुल होता है। फिर आता है एलिप्टिकल मूवमेंट, एलिप्टिकल में क्या होता है, ये ओब्लोंग सर्कल जैसे होता है। देखो सर्कल के अंदर तो एक फिक्स सर्कल बनेगा, ठीक है, और ये जो अभी है वो एलिप्टिकल का एग्जाम्पल है। एलिप्टिकल में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता सर्कल ना, इस हिसाब से मूवमेंट होती है, ठीक है। और जो आपकी सर्कुलर होती है वो इसी डायरेक्शन में सर्कल में मूव करती रहती है। और एलिप्टिकल मूवमेंट आपको मैं बता दिया मैंने, लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ लंग की स्टडी के लिए यूज़फुल होता है। अगर आपको लंग की लेटरल स्टडी करनी है देन ये यूज़फुल होता है। हाइपोसाइक्लोइडल मूवमेंट में क्या होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है, स्कल और जॉइंट की स्टडी में कॉमनली यूज़ किया जाता है। हाइपोसाइक्लोइडल के अंदर क्या होती है, हाइपोसाइक्लोइडल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है ना, कठिन एक मूवमेंट होती है, और स्कल और जॉइंट की स्टडी अगर अपने को करनी है तो फिर उसमें यूज़ किया जाएगा। तो अब अपन देखते हैं बलरिंग जो है वो किस किस फैक्टर से प्रभावित होगी, है ना। अपन ने क्या बताया था कि ओवरलाइंग और अंडरलाइंग वाले स्ट्रक्चर जो वो ब्लर हो जाएंगे, ये तो बोला था। तो उनको कौन कौन प्रभावित करता है, सबसे पहले तो देखो ऑब्जेक्ट और फोकल प्लेन के बीच अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो बलरिंग बढ़ जाएगी। ये देखो ये जो है आपका, देखो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपकी वो है इमेज रिसेप्टर है। तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होगा, उससे बलरिंग भी बढ़ेगी, है ना। बलरिंग ज़्यादा होगी, इमेज अच्छी शो होगी, मतलब जो अंडरलाइन ओवरलाइन है वो ब्लर हो जाएंगे। फिर सेकंड है एक्सपोजर एंगल इंक्रीज होने पर, एक्सपोजर एंगल इंक्रीज होता है तो ब्लरिंग भी बढ़ती है। एक्सपोजर एंगल कौन सा था, बीम का एंगल था, एक्सरे बीम का जो एंगल था उसको एक्सपोजर एंगल बोलते हैं। तो अगर वो बढ़ेगा तो ब्लरिंग भी बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज रिसेप्टर के बीच डिस्टेंस बढ़ने पर भी ब्लरिंग बढ़ती है। आपका जो ऑब्जेक्ट होता है और इमेज रिसेप्टर होता है उसके बीच डिस्टेंस बढ़ने पर भी क्या होगा, ब्लरिंग हो बढ़ेगी, ठीक है। नीचे इमेज रिसेप्टर रखा हुआ ना, और यहाँ पे बीच में फलक्रम के ऊपर जो लेवल होता है वहाँ पे रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो इनके बीच में अगर ये डिस्टेंस बढ़ रही है तो भी क्या होगा, आपका जो ब्लरिंग है वो बढ़ेगा। मल्टी डायरेक्शनल ट्यूब मूवमेंट से लीनियर की तुलना में अधिक ब्लरिंग होती है। मतलब अगर मल्टी डायरेक्शनल ट्यूब मूवमेंट कर रही है ना, जैसे एक तो लीनियर करती है एक डायरेक्शन में, लेकिन मल्टी डायरेक्शन में क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में ट्यूब मूवमेंट करती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लरिंग बढ़ती है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसके अंदर लिखा जाता है, सेकेंड ईयर के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखना। टाइप्स ऑफ टोमोग्राफी लिखनी पड़ेगी आपको कि कितने टाइप की टोमोग्राफी होती है ना। तो सबसे पहले तो अपन जाते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जो होता है उसके अंदर। तो सीटी स्कैन की इन्वेंशन किसने किया था वो बता देंगे, गोडफ्रे हाउंसफील्ड 1972, है ना, उन्होंने उसका इन्वेंशन किया था। फिर
उसके बारे में बताते हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और उसमें कंप्यूटर का यूज़ करके वो जो है वो इमेजेस बनाई जाती हैं, ये बताएंगे। उसके बाद में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी एक टोमोग्राफी का एक टाइप है ना। रेमंड डेमेंडियन ने उसकी खोज करी थी और फ्लिक्स ब्रोच का नाम भी शामिल आता है, जिसमें RF फ्रीक्वेंसी वाला जो प्रिंसिपल है उन्होंने लगाया था वो, ठीक है। तो वो लिखेंगे MRI। उसके बाद में आता है एक पेट CT, पेट स्कैन जो होता है ना, पॉजिट्रॉन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी है ना, पेट जो होती है वो लिखेंगे। और उसके बाद में स्पेक्ट के बारे में लिखे, जो आपकी स्पेक्ट स्टडी होती है, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसके बारे में लिखेंगे। ये भी टोमोग्राफी के टाइप है ना। तो एक और टाइप रह गया अपना OPG जो होता है, ऑर्थोपेन टोमोग्राफी, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतनी सारी टोमोग्राफी के टाइप्स में याद रखने की, इतनी टाइप की टोमोग्राफी जो होती है वो जनरली करी जाती है रेडियोग्राफी के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द टोमोग्राफी। टोमोग्राफी के दौरान रेडिएशन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे अपन, क्योंकि इसमें ज़्यादा लगती है रेडिएशन, इसलिए टोमोग्राफी के अंदर एक्सपोजर टाइम नॉर्मल रेडियो एक्सपोजर से ज़्यादा होती है, इसलिए पेशेंट मोशन की संभावना भी बढ़ जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि टोमोग्राफी के अंदर जो एक्सपोजर टाइम होता है ना, कितने टाइम तक एक्सपोजर होगा, वो नॉर्मल रेडियोग्राफी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात अपने को पता है ना। इसके अंदर मूवमेंट होती है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए फिर पेशेंट की मोशन है वो बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए कम करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोजर से पहले पेशेंट को ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शन ज़रूर दें ताकि रिपीट एक्सपोजर से बचा जा सके। भाई पेशेंट को समझा दें बात कि आपको सांस कब लेना कब रोकना, जब मैं बोलूँगा इस हिसाब से, ताकि क्या हो सके, रिपीट एक्सपोजर नहीं हो सके, उसे बचा जा सके। एक्सपोजर से पहले ऑर्गन में मौजूद लेजाइन का एक्यूरेट मेजरमेंट करें। एक्सपोजर से पहले ऑर्गन के अंदर जो लेजाइंस हैं उनका एक्यूरेट अपने को मेजरमेंट करना है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है, ताकि इमेजिंग ढंग से करी जा सके अपने को। एक्सपोजर से पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इमेज रिसेप्टर के पैरेलल रखना चाहिए। एक्सपोजर से पहले जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो अपना एरिया जो स्कैन करने वाला एरिया है उसको क्या करना है, उसको पैरेलल रखना है, किसके, इमेज रिसेप्टर के, दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर ना, रेडिएशन प्रोटेक्शन करने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, देखो मतलब क्या क्या हानियाँ हो सकती है टोमोग्राफी के। टोमोग्राफी के हाई डोज प्रोसीजर है, मतलब रेडिएशन डोज ज़्यादा होती है। इस प्रोसेस में लगभग 10 से 15 फिल्म्स ली जाती हैं, जिसमें पेशेंट को रेडिएशन डोज ज़्यादा मिलती है। लेकिन आज के समय में CT स्कैन ने टोमोग्राफी को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। तो टोमोग्राफी जो होती है वो हाई डोज वाला प्रोसीजर होता है, और इस प्रोसीजर के अंदर लगभग 10 से 15 मिनट फिल्म ली जाती हैं, है ना। टाइम तो लगता ही है, फिल्म भी 10 से 15 ली जाती हैं, और उससे पेशेंट की रेडिएशन डोज बढ़ जाती है। लेकिन आज के टाइम में CT स्कैन ने जो है टोमोग्राफी की जगह ले ली है। अब नीचे इसने नोट डाल के लिखा है कि मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट से बेटर सेक्शनल इमेजेस मिलती हैं, लेकिन ब्लरिंग की संभावना ज़्यादा होती है ना। अपने को इमेज तो बेटर सेक्शन की मिल जाएंगे, लेकिन ब्लरिंग भी ज़्यादा आ सकती है, संभावना रहती है। तो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट से ये चीज़ें होती हैं। टोमोग्राफी, इसमें एक डायग्राम भी दिखाई रखी है गति द्वारा टोमोग्राफी कैसे करी जाती है। लीनियर ट्यूब मूवमेंट टोमोग्राफी को बेसिक प्रिंसिपल समझने के लिए नीचे दिखाएगा डायग्राम देखिए। देखो ये मैंने आपको समझाया था, लीनियर ट्यूब मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फिल्म इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, टोमोग्राफी एंगल है जिसका फुलक्रम या फिर ऑब्जेक्टिव प्लेन है। अब डायग्राम की व्याख्या करें, इसने एक्स ट्यूब ऊपर वाले 2 सर्कल है ना, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पाथ में मूव करता है। इसने बताया कि ऊपर वाले जो दोनों सर्कल अपने को दिख रहे हैं वो लीनियर पाथ में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से मूव कर रहे हैं। नीचे इमेज रिसेप्टर भी है ना उसी स्पीड सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अपन ने देखा था ये जो था ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ऊपर वाला इस डायरेक्शन में, नीचे वाला इस डायरेक्शन में जा रहा था। जहाँ दोनों की इमेजिनरी रिक्रॉस होती है उस पॉइंट को फुलक्रम या ऑब्जेक्टिव प्लेन कहा जाता है। फुलक्रम आपको बताया था मैंने, है ना, पाइवोट पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों ही इमेजेस की रे मिलती हैं। फुलक्रम प्लेन में जो ऑब्जेक्ट या ऑर्गन का स्पेसिफिक लेयर होती है वह शार्प इमेज देता है, यानी फुलक्रम लेवल के अंदर, फुलक्रम प्लेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट या ऑर्गन का स्पेसिफिक लेयर होता है वो शार्प इमेज देता है अपने को। ये बताना, फुलक्रम प्लेन के ऊपर और नीचे की स्ट्रक्चर है वो धुंधले दिखाई देते हैं, ब्लर दिखाई देते हैं। तो फुलक्रम प्लेन के ऊपर नीचे वाले धुंधले दिखेंगे अपने को। टोमोग्राफी का एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी अपने को बेटर सेक्शनल इमेज मिलेगी, क्योंकि स्लाइस की थिकनेस क्या हो रही थी, कम हो रही थी, है ना, टोमोग्राफी एंगल बढ़ने की वजह से। तो ये टोमोग्राफी का एक बेसिक सा चैप्टर था, 4 पेज का, 10 नंबर में पूछा जा सकता है। बाकी एक CT MRI को साथ में इंक्लूड करके दे रहे हैं तो 20 नंबर में भी सेकेंड ईयर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है।
बाकी इसमें मैंने आपको टाइप से बताए थे MRI CT स्पेक्ट और पेट के, वो भी आपको याद रखने हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।